हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने लाइन स्पेक्ट्रम डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और मैंने आपको कहा था हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इस पर। तो देखो, आपको ध्यान रखना है कि लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टल सीरीज वो क्या क्या है। ठीक है, एक मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, ये डायरेक्ट यूज नहीं करना एग्जाम के अंदर। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, और लैम्डा एंगस्ट्रॉम में तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। वही फॉर्मूला है h बाई लैम्डा। आप सारी वैल्यूज डालोगे, h की, c की, लैम्डा की, एनर्जी जूल में आएगी, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो इतनी लंबी कैलकुलेशन इस छोटे फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगी। इसको यूज करना सीखो फॉर्मूले को। फिर n = 1 2 3 4। जब भी फाइनल स्टेट 1 होगी तो लाइमन सीरीज, फाइनल स्टेट 2 होगी बामर, फाइनल स्टेट 3 होगी तो पास्टल सीरीज। ओके, अब जैसे इसमें क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि बताओ, एक और चीज बेटा मैं सिखाना चाहता हूं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वैल्यूज मैंने कहा था याद करनी, ठीक है। 13.6 पाई एल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करो। एन के लिए 1 डालो, 2 डालो, 3 4। ओके, एनर्जी डिफरेंसेस भी बताए थे आपको। ये सबसे पहले ये 10.2, फिर 12.09 और 12.75। 10.2 है, 12.09 है, 12.75। तो क्या होता है जब फोटॉन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होते हैं। अगर फोटोन ये एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी का होगा, मतलब 10.2, 12.09 या 12.75, वही फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे, बाकी फोटॉन्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे। जैसे 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर सिर्फ इन स्टेट्स में जा सकता है। 12.5 लेकर कहीं वो बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में, वहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो एग्जैक्ट एनर्जी डिफरेंस के फोटॉन्स ही एब्जॉर्ब होंगे। ओके, ये बात याद रखना है। फिर उसके बाद ये पूछ लेते हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ लाइमन सीरीज की। ओके, या मिनिमम वेवलेंथ बताओ लाइमन सीरीज की। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी कब आएगी? जब कहां से कहां आएगा इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में, वो मिनिमम एनर्जी का फोटोन एमिट होगा लाइमन सीरीज के केस में। 1 2 3 4। तो देखो 2 से 1, 3 से 1 ये एनर्जी बढ़ती जाएगी। 2 से 1 में मिनिमम एनर्जी लेके मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, तो 1 बाई लैम्डा आर। एन की वैल्यू क्या डालोगे? 2। ओके, तो मैक्सिमम वेवलेंथ लाइमन सीरीज की कह दे, मिनिमम एनर्जी एंड इट विल कॉरस्पॉन्ड टू 2 to 1। मिनिमम वेवलेंथ कह दे तो मैक्सिमम एनर्जी कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा इंफिनिटी पे 1 में। मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ 1 बाई इंफिनिटी का स्क्वायर 0। ओके, इस बात का ध्यान रखना। फिर बामर की पूछिए। बामर के लिए क्या होगा? मिनिमम तो जब भी निकालनी है इनिशियल स्टेट, फाइनल इंफिनिटी ले लो, ठीक है। ये वाला मिनिमम एनर्जी, ये मैक्सिमम एनर्जी। तो जब भी मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, तो जस्ट ऊपर वाला स्टेट ले लो। बामर में 2 आते हैं तो यहाँ 3 आते हैं। और जब मिनिमम वेवलेंथ है तो यहाँ इंफिनिटी का, ठीक है। अब मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि एच अल्फा लाइन, एच गामा लाइन, वो 2 इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम में क्वेश्चन भी आया कि एच अल्फा लाइन कब निकलती है। एच अल्फा लाइन रेड कलर का, और रेड कलर
मैक्सिमम वेवलेंथ था तो एच अल्फा लाइन बार्मर सीरीज में कब निकलती है? जब 10 इलेक्ट्रॉन्स मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम 3 to 2. ओके, ये याद रखना कि 3 से 2. और वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं अपन, वही मैक्सिमम वेवलेंथ आएगी. एच गामा लाइन कब निकलेगी? एच गामा मतलब मिनिमम वेवलेंथ, जब इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? इंफिनिटी से 2. और वो वेवलेंथ अपन बार्मर सीरीज वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे. ओके, फिर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इतनी एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट करी. और मैंने आपको बताया कि फोटोन वगैरह जो भी होगा, बट जब इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन से. ओके, ये अपन डिफरेंसेस लिखते हैं दोबारा. ये था 10.2, ये 12.09, ये 12.75. तो 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे, कुछ भी एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं. तो पूछा था मैक्सिमम किस स्टेट तक जा सकते हैं, तो 10.2 भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, 12.09 भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो मैक्सिमम कौन सी स्टेट तक जा सकते हैं? 3 तक. और पूछा फिर बताओ कौन कौन सी लाइन सेगमेंट बनेगी. अब देखो एक और चीज भी याद रखनी है आपको, ये 1 2 3 4, मान लो 4 में इलेक्ट्रॉन है तो कितने ट्रांजिशन कर सकते हैं? 6 कर सकते हैं. इस फॉर्मूले से आते हैं n × n - 1/2. n की वैल्यू 4 डालो तो 6 आ जाएगा, 3 डालो तो 3 आएगा, क्योंकि देखो 4 से 1, फिर 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 4 हो गए, 4 से 2, 3 से 1, तो 6 ट्रांजिशन हो सकते हैं. अब 3 में है अगर हम, फिर कितने ट्रांजिशन हो सकते हैं? फिर 3 हो सकते हैं. उन्होंने कहा बताओ कौन कौन से ट्रांजिशन होंगे और कितनी वेवलेंथ बाहर आएंगी, और उनकी वेवलेंथ बताओ, सीरीज भी बताओ. 1 2 3, तो 3 वेवलेंथ आएंगी, 3 से 2, 2 से 1, 3 से 1. तो 2 लाइमन सीरीज, 1 बार्मर सीरीज, और तीनों की वेवलेंथ भी निकालनी है. आपको पता है ये फाइनल स्टेट लाइमन के लिए 1, इनिशियल एक बार 2 लोग, एक बार 3, और बार्मर के लिए फाइनल 2 और इनिशियल 3. ओके, तो तीनों वेवलेंथ निकालनी थी और बताना था कि तीनों वेवलेंथ कौन सी सीरीज को कॉरेस्पॉन्ड करती है, 2 लाइमन को, 1 बार्मर को. फिर बेटा लास्ट टॉपिक है अपना सिलेबस में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डी ब्रोय हाइपोथेसिस से हम प्रूव कर सकते हैं बोहर का पोस्टुलेट, क्वांटाइजेशन वाला, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो देखो लैम्डा क्या था? h/p, उसको mvn लिखते हैं, ये डी ब्रोय हाइपोथेसिस है. फिर हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं. ठीक है, कि ऐसे स्टैंडिंग वेव्स बनाते हैं इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये पूरा 11 में पढ़ के आ चुके हैं. ये पूरा एक 8 पूरा होता है वेवलेंथ होती है. तो जो भी वेवलेंथ होगी इलेक्ट्रॉन की, ये डी ब्रोय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन की वेवलेंथ नहीं है, ध्यान रखना. ठीक है, तो जो एक वेवलेंथ होगी इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जो सर्कमफ्रेंस होगा, सर्कमफ्रेंस कितना है? 2 पाई r है. इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा. यहां पर जैसे 3 लैम्डा है, मतलब थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 लैम्डा, फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4 लैम्डा, nth ऑर्बिट के लिए n लैम्डा. ये आ रहा है डी ब्रोय हाइपोथेसिस से, ये आ रहा है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से. इन दोनों को यूज करो, लैम्डा की वैल्यू डाल दो. ठीक है, mvn, तो mvn rn nh/2 पाई, mvn क्या होता है? तो ये डी ब्रोय का बोहर का पोस्टुलेट प्रूव हो गया क्वांटाइजेशन. तो देखो 3 इक्वेशन है हमारे पास, डी ब्रोय हाइपोथेसिस, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. अपने पास कोई भी 2 अगर है तो हम तीसरा प्रूव कर सकते हैं. एग्जाम में एक बार ये आया था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रूव करो, तो आपको डी ब्रोय हाइपोथेसिस और क्वांटाइजेशन वाला पोस्टुलेट यूज करके प्रूव करना था 2 पाई r = 11. ओके,
तो बस बेटा एक छोटा सा चैप्टर है, इसे प्रिपेयर कर लो आसान सा, इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। बस लास्ट एक और छोटी सी आपको बात बताएंगे, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल की लिमिटेशन थी, पहली यही थी कि इट इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजेनिक एटम्स ओनली। हाइड्रोजेनिक एटम्स क्या होते हैं? जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन को कंसीडर नहीं किया था। दूसरा ये है कि जैसे भी मैंने बताया कि n=4 में तो 6 लाइंस आ सकती हैं, तो बोर के हिसाब से 6 की 6 लाइंस इक्वल इंटेंसिटी की होनी चाहिए, मतलब बराबर प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन 6 में से कोई भी एक ट्रांजिशन करे। बट ऐसा नहीं होता, कुछ ट्रांजिशन फेवरेबल होते हैं, कुछ फेवरेबल नहीं होते। तो बुक में लिखा हुआ है जैसे पढ़ना कि ही वाज अनएबल टू एक्सप्लेन रिलेटिव इंटेंसिटीज इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। जो एमिशन स्पेक्ट्रम था उसमें कुछ ट्रांजिशन ज्यादा हो रहे थे, कुछ कम हो रहे थे। ठीक है, तो ये प्रिपेयर कर लेना। हम नेक्स्ट चैप्टर भी डिस्कस करेंगे, उसमें थोड़ा सा ही पार्ट है न्यूक्लियाई। ठीक है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन सिर्फ सिलेबस में है इसका। और आप 2019 का पेपर चेक करना था, ऑल इंडिया वाला 2018 का पेपर चेक करना, उसमें जितना इस सिलेबस में रह गया ना उसी में से क्वेश्चन आ गए थे, तो बस वही क्वेश्चन बनते हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्शन बस न्यूक्लियाई का इन्होंने रखा है। तो देखो, एक तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। क्योंकि हम यहाँ पर प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, इनका मास डिस्कस करेंगे, तो हम केजी में बात नहीं करेंगे। केजी में 10 की पावर बहुत ही छोटा नंबर आ जाता है, तो इसलिए हमने एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन कर रखा है, एटम का मास मेजर कर देंगे। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? इट इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। कि कार्बन 12 एटम का जो मास होता है उसका 1/12 करोगे, दैट इज इक्वल टू 1 AMU। तो 1 U को ये पेपर में वैल्यू गिवन होगी, 1 U इज इक्वल टू 1.66 into 10⁻⁻27। ओके, AMU की डेफिनेशन याद रखो। उसके बाद एटॉमिक मास और मास नंबर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एटॉमिक मास है मास ऑफ वन एटम, मास नंबर जैसे मैंने न्यूक्लियाई को लिखने का ये तरीका होता है कैपिटल लेटर से। आप मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से। तो एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम। बट मास नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। कि न्यूक्लियस के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है उसका नंबर, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को एक नाम दे दिया था न्यूक्लियन। दोनों ही न्यूक्लियन है बिकॉज दे रिजाइड इन द न्यूक्लियस। तो मास नंबर किसके बराबर होता है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास नंबर एक नंबर है। और जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एन से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूट्रॉन नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एक इसके बराबर हो जाते हैं जेड प्लस एन के बराबर। ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें आपको पता है वैसे सारी। तो एटॉमिक मास और मास नंबर एक जैसे बस दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे आप ऑक्सीजन का पढ़ते हो तो आप मास नंबर भी 16 बोलते हो, एटॉमिक मास भी 16 बोलते हो, बट वो 16 एग्जैक्ट नहीं होता। वो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16, एक्चुअल में कुछ 15.99 होता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस बात को। फिर जैसे क्लोरीन का दे रखा है, ये चीज आ सकती है एग्जाम के अंदर कि क्लोरीन जब भी होते हैं 2 आइसोटोप मिलते हैं क्लोरीन के, 35 वाला, 37 वाला। और देखो यहाँ मास नंबर अलग है, बट इसका हम क्लोरीन का एटॉमिक मास लेते हैं 35.5 U या 35.5 ग्राम फॉर अ मोल। तो ये कैसे आता है? तो आपको पेपर में गिवन होगा कि ये 75% एग्जिस्ट करते हैं, 25%, और इनके मासेस भी गिवन होंगे। इसका मास है 34.98 U एक एटम का, इसका 36.98। तो 35.5 कैसे आता है? हम वेटेड एवरेज निकालते हैं, मतलब जितना परसेंट है 75 इंटू उसका मास प्लस 25 इंटू उसका मास डिवाइड बाय 100। इसे कैलकुलेट करोगे तो विल गेट 35.5। तो आपको वेटेड एवरेज निकालनी है। ओके, फिर पेपर में
एक बार ये भी पूछ चुके हैं कि आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स आपको पता है कि सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, जैसे H हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम इसका एग्जांपल है कि सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार्स क्या होते हैं, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसके एग्जांपल से याद कर लेना, मैं आपको लिखकर दे रहा हूं। H31 He32 कि हाइड्रोजन का ये आइसोटोप ट्रिटियम बोलते हैं और ये नेचुरली नहीं मिलता, इसे सिंथेटिकली बनाया जाता है, ये अनस्टेबल है। ओके, और He32 हीलियम का, तो दोनों का मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। फिर आइसोटोन्स होते हैं सेम न्यूट्रॉन नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। तो इसका एक एग्जांपल बुक में दे रखे हैं, एग्जांपल याद कर लेना। Hg, या अगर आपको कोई और बताओ, कोई और भी ध्यान रख सकते हो। Au 19779, मतलब इनमें क्या चीज सेम होगी, न्यूट्रॉन नंबर की, इनका जो डिफरेंस आएगा ए और जेड का, वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, फिर देखो हम हमेशा पढ़ते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग सेम मास होता है, बट एक्चुअल में न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से हल्का सा ज्यादा होता है, बहुत ही कम। बट इस चैप्टर के लिए ध्यान रखना होता है कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से ज्यादा है। 1 पॉइंट याद नहीं रखना, वैल्यू नहीं याद रखनी, बट इतना याद रखना कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा है थोड़ा सा। और क्या बात याद रखोगे, फ्री प्रोटॉन स्टेबल है, कि प्रोटॉन इज स्टेबल आउटसाइड द न्यूक्लियस आल्सो, बट फ्री न्यूट्रॉन इज नॉट स्टेबल। अगर न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के बाहर निकाल दोगे, इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन। ओके, ये सारी जितनी भी छोटी छोटी बातें, इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि ये पेज नंबर 438 से लेकर 442 तक आप सारा रीड कर लो, बस इसी में से आपका जो भी पेपर में बनेगा वो आ जाएगा। ठीक है, लास्ट इसमें एक छोटा सा और टॉपिक है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे प्रिपेयर करना। फॉर्मूला याद रखना कि साइज ये दिया गया R0 a की पावर 1/3, कि ये रेडियस होगा न्यूक्लियस का। अगर अपन न्यूक्लियस को स्फीयर मान रहे हैं, R0 एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ध्यान रखना 1.2 into 10⁻⁻15 मीटर। ओके, और ऐसे दिया जाता है, ए मास नंबर ए की पावर 1/3। दिस इज हाउ रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ता जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखो। फिर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर, कि लगभग सभी एलिमेंट्स में जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो डेंसिटी क्या होता है, ये प्रूव करोगे पेपर में, मास बाय वॉल्यूम। मान लो ए मास नंबर का एलिमेंट है और हर न्यूक्लियन का मास x मान लो, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग मास सेम मान लो और x मान लो, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, x into a, और वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब। r ये a की पावर a से a कट जाएगा, अपने पास आ जाएगा 3x/4 पाई r0 क्यूब। या आपने प्रूव कर दिया कि जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा होती है फिर डेंसिटी, 10 की पावर 17 के ऑर्डर की डेंसिटी होती है, 10 की पावर 17 kg/मीटर क्यूब। मतलब जितना अर्थ का मास है वो लगभग 1.5 मीटर क्यूब न्यूक्लियस में आ जाएगा। अर्थ का मास 10 की पावर 24 है, 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 17 kg आ रहा है। तो सोचो बहुत हाईली डेंस्ड होता है न्यूक्लियस एटम। ओके, तो ये प्रिपेयर कर लेना एटम्स और न्यूक्लियस, बस अब अपना इसके बाद सेमीकंडक्टर्स बच जाएगा। वो भी 3 एक लेक्चर का चैप्टर है, मैंने इसके भी आपको बताए थे 3 लेक्चर है, तो अपने इस वीक में हम कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस। ओके, थैंक यू।